और उन तब्दीलियों के असरात रूह इंसानी के ऊपर हर हवाले से वो आ रहे हैं। बिजनेस रियलिटीज भी आर नो एक्सेप्शन टू इट, और उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां लोगों के सोच के अंदाज में, काम के अंदाज में, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में वरूनुमा हो रही हैं तब्दीलियां। अगर हम एचआर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सो द न्यू बिजनेस रियलिटीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआर, आज के दौर में पर्टिकुलरली अगर हम अब पैंडेमिक सिचुएशन की बात करें और पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियोज को अगर हम जहन में रखें, तो टेक्नोलॉजी is the next step. It's not only just the next step, but perhaps it has already taken up the step. टेक्नोलॉजी के हवाला से जब हम एचआर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड वो ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे आप एक मल्टीनेशनल के तौर पर काम ना भी कर रहे हो और भी कर रहे हो, तो उस सूरत में भी टेक्नोलॉजी के बगैर आपका स्मूथली प्रोग्रेस करना, मूव करना, डेवलप करना वो शायद मुमकिन अब नहीं होगा। टेक्नोलॉजी, as I always used to define it, technology is basically the set of tools and techniques, right? So we have to continuously upgrade our tools and upgrade our techniques. हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, हमें इनोवेशन की तरफ जाना है, हमें जिद्दत पसंदी को इख्तियार करना है, और हमें इस बात को समझना है कि टेक्नोलॉजी के हम अब मरहून मिन्नत हैं। टेक्नोलॉजी के हवाला से यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स 3 हाईलाइट किए हैं, द फर्स्ट वन इज द कनेक्टिविटी। लाइक आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, वो कस्टमर्स हों, वो क्लाइंट्स हों, वो सप्लायर्स हों, गवर्नमेंट हो, कोई भी आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हो कि कनेक्टिविटी इज द foremost important thing these days. So you have to remain, always connected, 24/7, 365 आपको कनेक्ट रहना है। और अब जो आजकल का दौर है हमारे पास, everybody is having मोबाइल फोन्स, हर किसी के पास अब एक्सेस आ रही है ऑफ द लैपटॉप्स एंड इंटरनेट कनेक्शंस एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्टेड गैजेट्स। अब आज के दौर में इतनी सारी एप्स हैं, हर काम के लिए आपको एप्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट की बेशुमार एप्स हैं, आपको टैक्स पे करना है उसकी एप्स हैं, आपको लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसकी एप्स हैं, आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है उसकी एप्स हैं, आपको कोई भी चीज़ जो आप सोच सकते हो which is required to run the smooth operations of business, तो उसके लिए हमारे पास systems अवेलेबल हैं, उसके लिए हमारे पास apps अवेलेबल हैं, उसके लिए हमारे पास technological support वो अवेलेबल है। इस सारी सपोर्ट से होगा क्या? इस सारी सपोर्ट से आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब आप बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऑपरेट कर सकोगे, आप अराउंड द ग्लोब ऑपरेट कर सकते हो, आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आप कस्टमर कंप्लेंट्स को इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हो, ऑटो जनरेटेड मैसेजेस आप भेज सकते हो। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि आपकी कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी, ये दो चीजें टेक्नोलॉजी के डेरिवेटिव्स के तौर पर हमें रिक्वायर्ड हैं और मौजूद हैं। इसी के साथ एक और चीज जो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं, और वो ये है कि इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने, इस साइबर वर्ल्ड ने, इस बिग डाटा पर्सपेक्टिव ने एक और जिस चीज को हमारे लिए क्रिएट कर दिया है वो है एम्बिग्विटी। इट्स नॉट जस्ट कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, इट्स ऑल्सो द फैक्टर एम्बिग्विटी, जिसको कि हमें बहुत टेक्निकली सोचना होगा। जब तक हम अनसर्टेनिटीज को, रिस्क्स को बहुत टेक्निकली इवेल्युएट नहीं करेंगे, बहुत टेक्निकली उसके बारे में फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम इस एम्बिग्विटी को डील करने के लिए अपने फोरकास्टिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हमारे पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स एंड डाटा अवेलेबल नहीं होगा, तब तक ये चीजें हमें कंफ्यूज से मोर कंफ्यूज वो करती जाएंगी।
टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त हम विजुअलाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन अगेन मैं रेफरेंस दूंगा पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन का, इफ इट इज पोस्ट पैंडेमिक नाउ, एंड दैट वुड बी द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। हर वक्त तब्दीली गुरूनुमा हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस उनके कॉन्टेक्स्ट एंड फिलॉसफीज वो बदल रही हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड और उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो इनोवेशंस हैं, जो उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। ऑर्थोडॉक्स प्रोडक्ट्स मार्केट से गायब हो रही हैं, नई से नई प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू स्टोर आवर डेटा ऑन फ्लॉपी ड्राइव्स। उसके बाद फिर आपके सीडी एंड डीवीडीज का दौर आ गया, फिर फ्लैश ड्राइव्स का दौर आ गया। अब फ्लैश ड्राइव्स को भी शायद कोई नहीं पूछता, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द क्लाउड पर्सपेक्टिव। सो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं, और ये दोनों चीजें एक दूसरे को सप्लीमेंट भी कर रही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही हैं, और इनमें तब्दीली भी बहुत तेजी से रूनुमा वो हो रही है। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउअडेज इज ट्रांसपेरेंसी, कि आपके जितने भी ऑपरेशंस हो वो ट्रांसपेरेंट हो, आपके शेयर होल्डर के राइट्स, आपके स्टेक होल्डर के राइट्स, वो सब के सब जो है वो महफूज होने चाहिए। आपको अदरवाइज आप लीगल कार्रवाई में भी आ सकते हो, और आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सब भी मुतासर वो हो सकते हैं। सो यू बेटर नीड टू गो फॉर ओपन बुक मैनेजमेंट। आप डिस्क्लोज करें अपने तमाम रिकॉर्ड्स को। आप टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ा होगा, आपके डिफरेंट लीगल अदर एसोसिएशंस एंड एफिलिएशंस, उनको पूरा करना आपके लिए जरूरी होगा। सो नाउअडेज अगर हम एथिक्स को भी जहन में रखें तो वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट इन अवर बिजनेस ऑपरेशंस। इसी तरह बदलते हुए तकाजों के मुताबिक इंडस्ट्री के अंदर जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, आपको अडेप्टेबिलिटी की तरफ जाना है, आपको चेंज ओरिएंटेड होना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करनी है, जिद्दत लेकर आनी है, डिफरेंशिएशन वो लेकर आनी है। यू नीड टू गो फॉर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, जिसमें कि आपको अपने कंपटीशन को वो तब्दील करना पड़ेगा, और कंपटीशन को तब्दील करके आप मार्केट में सर्वाइव तभी कर पाओगे अगर आप अप्रोप्रिएटली चेंज ओरिएंटेड हो। इसी तरह मार्केट में जो इंटेंसिटी है मार्केट कंडीशंस की, उसमें भी बहुत ज्यादा तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, कस्टमर की नीड्स वांट्स चेंज हो रही हैं, सप्लायर के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, कंपटीशन आपका शूटअप वो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स वो आप इंटरमीडियरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो तब्दील हो रहा है, डायरेक्ट कस्टमर सर्विसेज की तरफ लोग बात कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आपकी मार्केट के अंदर जिस तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उतनी ही तेजी से आपको भी अपने आप को मोल्ड करना है, आपको भी अपने आप को डेवलप करना है। कन्वर्जेंस आ रही है जी एक इंडस्ट्री के अंदर, उस कन्वर्जेंस में ओवरलैप ऑफ इंडस्ट्रीज आ रही हैं। अब कोई भी एक इंडस्ट्री वो अपने आप को आइसोलेट करके बयान नहीं करती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपस में मर्ज कर रही हैं। आपके फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल गैजेट की ही एग्जांपल ले लें कि कन्वर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी, आपका जो मोबाइल गैजेट है उसने बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, बहुत सारी प्रोडक्ट्स को एक जगह पर मर्ज कर दिया है, राइट। इसमें टॉर्च भी है, इसमें कैमरा भी है, इसमें स्कैनर भी है, इसमें कंप्यूटर के तमाम तरह एस्पेक्ट्स भी वो हो सकते हैं। तो कन्वर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस भी, प्रोडक्ट कन्वर्जेंस भी, सर्विस कन्वर्जेंस भी, ये सब चीजें अकर कर रही हैं, ठीक है। अब यूनिफाइड सिंपल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशंस वो अब आज के दौर में नहीं होता। सो ट्रांसपेरेंसी, अडेप्टेबिलिटी, इंटेंसिटी, कन्वर्जेंस, इन तमाम चीजों को हमें देखना है। नो डाउट अलोंग विद दैट जो आपके इकोनॉमिक सिचुएशंस भी होंगी उनको भी हम विजुअलाइज करेंगे एक कंट्री के पर्सपेक्टिव में कि इन तमाम इंडस्ट्रियल चेंजेस से ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर भी क्या असरात मुरतब वो हो रहे हैं, आपके जीडीपीज में क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, आपके फॉरेन ट्रेड में क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, आपकी करेंसी फ्लक्चुएशन के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको हमें ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखना और सोचना है। अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करें तो
I have picked 3 points out of the long list of variables. जिसमें के the first one I would like to talk about today is the mobility, which means that movement of talent globally. लोगों को अब job के लिए एक जगह पर fix नहीं रहना पड़ता है. They move physically भी and they move virtually भी. कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए घर बैठकर भी आप दुनिया में कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हो, काम कर सकते हो. तो अब ये जो टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी एक्सेसिबिलिटीज थी, जो इंडस्ट्रियल ट्रांसपेरेंसी, अडैप्टेबिलिटी, इंटेंसिटी एंड कन्वर्जेंस थी, इसने हमें कई तरह की मोबिलिटीज, टैलेंट की अवेलेबिलिटी वो प्रोवाइड करती है. इसी तरह डाइवर्सिटी, जब मोबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली उससे डाइवर्सिटी भी क्रिएट होगी. ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स अब वो हो रही है. रंगो मजहब का इम्तजाज जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर पर्टिकुलरली उसको कंसिडर नहीं किया जाता, एज को कंसिडर नहीं किया जाता. जेंडर इज नॉट एनी मोर एनी बिग इशू फॉर द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस अनलेस एंड अनटिल कि वो चीज बोनाफाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्कस की जा रही हो. सो डाइवर्सिटी दिन ब दिन वो बढ़ रही है. आपके बहुत सारे जो एज ब्रैकेट्स हैं, जैसे हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स लाइक बेबी बूमर्स, बेबी बस्टर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, मिलेनियल्स. सो ये सब जो जनरेशंस हैं ये अब आपस में मिलजुल कर इकट्ठे कॉन्टेक्स्ट में वो काम कर रही हैं. और कुछ जनरेशन ऑब्वियसली इसमें से खत्म भी हो रही हैं. कुछ जनरेशन जो हैं वो अब बहुत तेजी से वर्क प्लेस के अंदर उन निकलते हुए जो सीनियर लोग हैं, जो रिटायर लोग हैं, उनको रिप्लेस भी कर रही हैं. तो डाइवर्सिटी इज द वर्ड ऑफ today's context. So globalization of workforce, that is all taking place. इसी तरह जब डेमोग्राफिकल एस्पेक्ट्स में हम मोबिलिटी और डाइवर्सिटी की बात करेंगे, हम इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसपेरेंसी, कन्वर्जेंस, इंटेंसिटी की बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल डिस्कशंस आएंगी, तो इन्हीं सब के साथ साथ देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच इज स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस. इसको भी हमें सोचना है. तो स्पिरिचुअलिटी एट द वर्क प्लेस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली ये है कि देयर इज अ नीड फॉर ट्रस्ट एंड वैल्यूज. और याद रखिएगा कि आप टेक्नोलॉजिकली जितना मर्जी एडवांस कर जाएं, आप इंडस्ट्रियल चेंजेस को जितना मर्जी अडॉप्ट कर लें, लेकिन अगर आप ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आपके एथिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो इन अलाइनमेंट नहीं है, आप वैल्यूज को नहीं सोचते हो, वैल्यूज को बेस नहीं बनाते हो, तो माइंड यू कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में किसी वक्त भी चैलेंज वो किया जा सकता है, या आपकी इवन एग्जिस्टेंस भी चैलेंज वो हो सकती है. तो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ भी, आपके इंटरनल कस्टमर्स के साथ भी, आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स भी हैं, इन सब के साथ आपको an environment of trust और an environment of strong value system जो है उसके साथ वो चलना होगा. अदरवाइज आपके लिए आपका सर्वाइवल भी चैलेंज वो हो सकता है. सो अभी तक जो हमने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक जो विजुअलाइज किया वो ये है कि न्यू रियलिटीज इवॉल्व कर रही हैं, और इन तमाम रियलिटीज का जो बिजनेस रियलिटीज इवॉल्व कर रही हैं, इसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन द HR. The reason being कि obviously हर डिपार्टमेंट में इन तमाम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को, इन तमाम चेंजेस को, इन तमाम डाइवर्सिटीज को एक्चुअली जिसने मैनेज करना है, जो इसके एक्सपोजर में है, वो ह्यूमन ही है. तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि इन तमाम एस्पेक्ट्स का जो इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन एलिमेंट आ रहा है, उस सब को हम किस तरीके से टैकल और किस तरीके से सपोर्ट करें. So in the context which we have started, what are the new HR challenges? HR का जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है अब इस सारे सिनेरियो के अंदर, वो ये है कि we have to capture the hearts and minds of good reliable employees. जो HRM की एक टिपिकल डेफिनेशन मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि put the right person at the right job at the right time. So वो जो right person है उस तक पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है. और वो राइट पर्सन विच इज नो डाउट क्वालिफाइड एज वेल, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन हम बनाते हैं दैट वुड बी कि उसके KSAOs, नॉलेज, स्केलेबिलिटी एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स शुड बी इक्वल टू TDRs, टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज. सो उस राइट एम्प्लॉय को ढूंढना, उन KSAOs को इन्वेस्टिगेट करना, ये आज की हमारी मेन डिस्कशन का पार्ट वो बनेगा. एक और चीज याद रखिएगा कि whenever you are looking for the talent, whenever you are looking for the right people, remember that sometimes you will happen to find somebody who are not
who are not stars actually, ठीक है, वो बहुत शाइनिंग नहीं है, बहुत टैलेंटेड, बहुत उसका हाई कैलिबर, हाई आईक्यू, हाई ईक्यू शायद उसके पास नहीं है, बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की है और वो ये है कि आर यू रियली लुकिंग फॉर वेरी हाई टैलेंट, आर यू रियली लुकिंग फॉर वेरी हाई आईक्यू, आर यू रियली लुकिंग फॉर वेरी हाई ईक्यू और फॉर दैट मैटर एसक्यू. सो हमें बहुत केयरफुली इस बात को सोचना पड़ेगा कि इफ समबडी इज इवन नॉट अ स्टार, तो क्या वो हमारी कंपनी के लिए स्टिल वर्केबल है कि नहीं. हो सकता है कि जो बहुत टैलेंटेड हो वो बहुत कॉस्टली भी हो. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आई एम गोइंग टू टेल यू. हो सकता है कि जो बहुत टैलेंटेड हो वो बहुत कॉस्टली भी हो, एंड मे बी आपके लिए एक मेजर कंस्ट्रेंट इज द कॉस्ट. So sometimes even you can compromise on the talent when you talk about the cost. ठीक है, इसको अगर आप अपनी इकोनॉमी के हवाले से, अपने पर्सपेक्टिव में, अपनी लोकल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो तो आपको मेरी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ आएगी कि कितनी आजकल की हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, आपके डिफरेंट कारखाने हैं, बैंक्स हैं, होटल्स हैं, who are actually looking for super level of talent and IQ and everything. ठीक है. सो अब अगर हम बहुत से मल्टी पर्सपेक्टिव में चीजों को देखें तो बहुत सी चीजों के जो हमारे अंदाजे हैं वो बदलने शुरू हो जाएंगे. इसी तरह आगे वाला पॉइंट जो मैंने आपके लिए कोट किया हुआ है कि हु आर सिग्निफिकेंटली मोर प्रोडक्टिव व्हेन एंगेज्ड, राइट. हो सकता है कि दैट पर्सन इज नॉट वेरी हाई परफॉर्मर, अपरेंटली हाई परफॉर्मर. हम उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को अगर हम देखें, अगर हम उसके प्रिडिक्टिव रिजल्ट्स को देखें कि मे बी अभी वो इतना ज्यादा हाई परफॉर्मर हमें नहीं दिख रहा, लेकिन मुमकिन है कि जब वो जॉब में अपने आप को एंगेज करे, जब वो लोगों के साथ काम करना शुरू करे, तो बहुत से उसके ऐसे छुपे हुए ह्यूमन टैलेंट्स हों जो कि प्रोडक्शन में, जो कि सर्विसेज में वो कार ला सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसका बहुत सा बेनिफिट भी हो. अब apparently the person is not of that caliber, apparently the person is not high value, high values का तो होगा, high उसका IQ नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि at the same time the person can be fruitful, the person can be cost effective, the person can be effective and efficient for the organization. So ये सब HR का चैलेंज है कि हम किस तरीके से इन एस्पेक्ट्स को टैकल कर पाते हैं, and we have to be sensitive and careful about it. Therefore, अभी तक जो हमने एक सिनेरियो डेवलप करना शुरू किया कि people are not your most important asset, right? So everybody is not actually, the right people are. And the definition of the word right is not always, जो मैं point emphasize करवाना चाहता हूँ इस वक्त, वो ये है कि the definition of the word right does not always mean a superstar, right? So we have to be careful in our definition of the right. Now, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को थोड़ा सा टेक्निकल करना शुरू करते हैं. There is a difficulty finding talent, and that difficulty finding talent में कुछ चीजें अब हम देखते हैं. 31% of employers worldwide have cited lack of suitable talent available in their markets. ठीक है, ये बड़ा एक important context है. For example, जो graduates हैं उनका एक claim है कि जी मार्केट में नौकरियां नहीं मिलती. अगर आप इंडस्ट्री को जाकर देखो तो इंडस्ट्री वाले शोर में चाहते हैं कि जी हमें क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते. ठीक है, सो दैट मींस कि देयर इज सम सीरियस गैप इन बिटवीन व्हाट द एकेडमिया इज प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट इंडस्ट्री इज डिमांडिंग. ठीक है, सो अभी जैसे अभी आपके सामने मैं ये एक एविडेंस शो कर रहा हूं. मैन पावर, ये आपका इनकॉर्पोरेशन ने सर्वे किया था 2008 में, एंड नो डाउट 12 इयर्स इस बात को हो गए, लेकिन स्टिल द कॉन्टेक्स्ट इज इवन वर्स इफ नॉट द सेम. So 31% of employers worldwide have cited lack of suitable talent available in their markets. That does not mean कि वहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं थे. That does not mean कि उन markets में graduates नहीं है. Graduates हैं, लेकिन जो suitable talent industry को particularly required था, that is lacking. अगला कॉन्टेक्स्ट देखिए बेटा. 37% of organizations feel that their ability to identify potential from within the organization is a weakness. Okay,
So sometimes even if they have the people working for them, so वो उनको भी जो उन्होंने हायर किया होगा, there might be some compromise, right? हो सकता है कि वो लोग अंडर क्वालिफाइड हो सकता है कि इवन वो लोग they can be the over qualified people, ठीक है? सो राइट टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, राइट टैलेंट को ढूंढना, वो एक बहुत कम्बरसम जॉब है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन हो या ऑर्गेनाइजेशन के विदाउट हो। 46% of organizations do not have a formal process for identifying and developing candidates for leadership potential, ठीक है? अब ये लैक सिर्फ एकेडमिया को भी हम ब्लेम और क्लेम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि जी लोग जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं वो इस काबिल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस के एंड पर भी about half of the organizations, they do not have a formal process for identifying and developing candidates for leadership positions. वहां पर भी बहुत कुछ लैक करता है। ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और 10 साल उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड रहता है, बड़ा डेडिकेटेडली वहां पर काम करता है, और 10 साल के बाद जब वो कंपनी छोड़ता है तो उसको पता चले कि वो 10 साल जमाने से पीछे रह गया, तो whose fault it is? Perhaps दोनों की गलती होगी, लेकिन also it is the fault of the organizations कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को अपडेट और अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने उस पैसे को जो एम्प्लॉय के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे लगेगा, उन्होंने हमेशा उसको कॉस्ट समझा, उसको इन्वेस्टमेंट कभी नहीं समझा, ठीक है? आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो तमाम रकम जो आप लोगों की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर लगा रहे हो, उसको वो एज ए कॉस्ट ट्रीट करने की बजाय एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। एंड इवेंचुअली द आइडिया इज कि आप उसके ऊपर आरओआई भी कैलकुलेट करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करो। तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इन अवर कॉन्टेक्स्ट कि किस किस्म की एनवायरनमेंट जो है वो अब हमारा वेट कर रही है, और उस एनवायरनमेंट में हमने किस तरीके से अपना सर्वाइवल वो इंश्योर करना है। Look at another context. Risks for not managing talent. It says that when there is no succession management system in place, 49% of those who are promoted to top management jobs fail. ठीक है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के हवाला से, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज पीटर प्रिंसिपल। पीटर प्रिंसिपल ये है कि बहुत से लोग जो हायरार्की में वो प्रमोट होते जाते हैं, वो अपने हायर लेवल्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पिटेंस को वो पहुंचते जाते हैं, ठीक है? उसकी मेन वजह क्या हो सकती है? उसकी मेन वजह ये हो सकती है कि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं थी, उनके पास प्रॉपर कैरियर प्रोग्रेशन नहीं थी, उनके पास उनकी जो इवैल्यूएशंस थी ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी एंड द प्रमोटेबिलिटी, वो सब एप्रोप्रिएट नहीं थी। सो व्हाट इज द रिजल्ट? कि व्हेन देयर इज नो सक्सेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वन एस्पेक्ट इज क्या अगर सक्सेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, आपने लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रमोटेबिलिटी के बारे में नहीं सोचा, 49% of those who are promoted to top management jobs, they fail, or eventually the question is who is going to suffer? So eventually the organization at large is going to suffer. Now what organizations are looking for? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं इसके हवाले से एक बड़ी डिस्कशन आपके साथ करता हूं कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या सोच रही हैं, क्या चाह रही हैं, फ्यूचर में क्या डिमांड वो की जाएगी, एकेडमिया क्या जनरेट कर रहे हैं। सो इन सब चीजों को भी हम टेक्निकली देखते हैं। तो टू स्टार्ट अवर डिस्कशन, व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर, ट्रेडिशनली स्पीकिंग, जो हमें रवायती तौर पर लगता है, अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको देखें, हॉलिस्टिकली अगर हम अपने लोकल पर्सपेक्टिव में चीज को देखें, a degree in relevant discipline, और ये बहुत बड़ी डिस्कशन है कि जी एमबीए मार्केटिंग में किया है, फाइनेंस में किया है, कि एचआर में किया है। सो अ डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन होनी चाहिए जी। सम सूटेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस के बगैर आपको नौकरी नहीं मार्केट में मिलती। स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड एथिकल बेस होनी चाहिए कि जी आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए कि जो बस किसी भी चीज, किसी भी स्टैंडर्ड की खिलाफवर्जी वो ना करता हो। उसके अंदर अनएथिकल का मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। वो सिर्फ हमेशा क्या सोचता है कि देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जबकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन गेट द सेम रिजल्ट विद सो मेनी अदर वेज एज वेल। सो वे आउट ढूंढने की बात है यहां पर, कहीं पर भी वैल्यूज पे कंप्रोमाइज या एथिक्स पे कंप्रोमाइज करने की बात नहीं है। यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई सम वे आउट। आपको एक नया रास्ता ढूंढने की कैपेबिलिटी जो है वो आप में होनी चाहिए।
इसी तरह रिसोर्सफुलनेस और कॉन्टेक्ट वाला बंदा जी हमने हायर करना है, ठीक है जी, वो बंदा जी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन ये सब चीजें कई हवालों से चैलेंज वो हो जाती हैं। इसी तरह ट्रेडिशनली ये समझा जाता है कि शायद आपको हार्ड वर्कर चाहिए, लेकिन माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि नेवर इन योर लाइफ वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क आपको थका देगा। आपने जो काम करना है वो हार्ड वर्क कभी नहीं करना। ऑलवेज गो फॉर स्मार्ट वर्क, ऑलवेज गो फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम वर्क, ठीक है। सो हार्ड वर्क वो एग्जॉस्ट कर देता है, हार्ड वर्क फ्रस्ट्रेट कर देता है, हार्ड वर्क एंजाइटी, जॉब बर्नआउट क्रिएट कर देता है, हार्ड वर्क आपको वर्कaholic बना देता है, ठीक है। और मैं इसमें से कोई भी चीज आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आई वुड ऑलवेज से दैट गो फॉर स्मार्ट वर्क। अपने आप को भी स्पेसिफाई करना सीखें, अपने आप को भी मेजरेबल क्वांटिटी के तौर पर काउंट करना सीखें। सो ट्रेडिशनली स्पीकिंग जो चीजें हमसे रिक्वायर की जाती हैं वो ये आपके सामने यहाँ पर सॉर्टेड हैं। काइंडली अपने माइक्रोफोन्स बेटा ऑफ कर दीजिए। अब व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर, अब जो एक चेंज आ रही है, जैसे अभी हमने शुरू में भी बात की कि हमें चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है, तो अब जो चेंज आ रही है उसके हवाले से अब वो आपका ऑथर कोट करता है कि रेलिवेंस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। पहले हमने क्या बात की थी, अ डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, ठीक है, सिर्फ डिग्री, एक पीस ऑफ पेपर आपको रिक्वायर्ड है। जबकि जो मॉडर्न वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं, वो ये कहते हैं कि यू मस्ट हैव रेलिवेंस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एजुकेशन फॉर दैट मैटर, यस, वो भी होनी चाहिए। आपका अपना एप्टीट्यूड और कंसर्न भी होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जिसके बारे में आप काम करना चाहते हो। इसी तरह सिर्फ एक्सपीरियंस इज नॉट समथिंग वी आर लुकिंग फॉर। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस, याद रखिएगा कि वर्क एक्सपीरियंस इज ए टू एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है। ये दो धारी तलवार की तरह है, ये अगर आपको एक तरफ फायदा दे सकती है तो एक तरफ बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है। सो हैंड्स ऑन सिचुएशनल एक्सपीरियंस जो है, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल सर्व किया और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी परफॉर्मेंस लेवल क्या था, इसको सोचे बगैर हम सिर्फ अगर आपके एक्सपीरियंस लेटर को देखना शुरू करते हैं कि जी 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, सो दैट इज नॉट व्हाट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर। उसके बाद आपका वर्क एटीट्यूड होना चाहिए, एंड वर्क एटीट्यूड जाहिर है कि उस वक्त तक डेवलप नहीं होता जब तक आपका राइट पर्सनैलिटी ट्रेट्स उस जॉब के साथ मैच वो ना करती हूँ, जब तक आपकी पर्सनैलिटी जॉब जो मिक्स है, पर्सनैलिटी जॉब जो फिट है, जब तक वो क्रिएट ना हो। सो राइट एटीट्यूड में सिर्फ पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट नहीं है, इसमें आपका कैलिबर भी है, इसमें आपका एप्टीट्यूड भी है, और इसमें आपके कंसर्न्स ऑफ लाइफ भी हैं, इसमें आपके एम्बिशंस भी हैं कि व्हाट इवेंचुअली यू वांट टू गेट आउट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो दैट इज अगेन काउंटेड इन योर राइट एटीट्यूड। And remember, right attitude is something which is required at the most. Okay? याद रखें कि आपका CGPA, आपको कितनी थ्योरीज आती हैं, ये चीजें बहुत जल्द फेड आउट कर जाएंगी। जो चीज बाकी रहती है आपके हवाला से, that is your attitude. ठीक है, मैं अक्सर ये बात अपने स्टूडेंट से शेयर कर चुका हूं कि MBA is the other name of an attitude. और अगर आपका एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ, अगर आपके किरदार में, अगर आपकी गुफ्तार में, अगर आपके हर अमल में आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रहा, आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा, तो याद रखिए कि उस सूरत में आप जो है वो एक लेवल अहेड, लेवल एंड ऑनवर्ड शायद आप ग्रो ना कर सकें। सो रिमेंबर, इसका कोई वे आउट नहीं है। रिमेंबर कि एटीट्यूड का अप्रोप्रिएट होना वो बहुत जरूरी है, राइट? और प्रोफेशनल एटीट्यूड इन एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ का मतलब यह हरगिज नहीं है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस पे भी कंप्रोमाइज कर बैठो, ठीक है? You have to know कि what are the attitudes required domestically and socially, and what are the aptitudes and attitudes required at workplace. Smart work, obviously, जैसा भी आपको मैंने पहले बताया, इसी तरह आपकी IT skills जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितने सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप कितनी एप्स को डील कर सकते हो, आपको इंटरनेट के साथ कितनी फेमिलियरिटी है, बहुत से हवाले से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर लुकिंग फॉर द IT स्किल्स,
ठीक है। और आईटी स्किल डज नॉट ओनली मीन कि आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना लेते हो और आप वर्ड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हो। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि ग्रेजुएट्स को आज की दुनिया में आनी चाहिए। इसी तरह आपकी कम्युनिकेशन, रिटर्न भी, वर्बल भी, आपकी कम्युनिकेशन में लिसनिंग भी, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। इसी तरह इंटरपर्सनल आपकी जो स्किल्स हैं, आप निगोशिएशन आप कितनी अच्छी कर लेते हो, आप कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग कितनी अच्छी कर लेते हो, ये सब कुछ है जो रिक्वायर्ड है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यू बेस आपके पास हो, और उन स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स और वैल्यू बेस के ऊपर मैंने पहले भी अर्ज किया कि कोई कंप्रोमाइज नहीं डिमांड किया जा रहा, लेकिन यू शुड बी एबल टू क्राफ्ट द वेज कि मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस में किस तरीके से आपको डील करना है, ठीक है। Therefore, जो ट्रेडिशनली मांगा जा रहा था, मैं एक दफा फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि a degree in relevant discipline नहीं चाहिए, some suitable experience does not mean a lot, strong values and ethical base, okay, मैंने कहा चाहिए, but there should be some flexibility as well। याद रखिएगा कि अक्सर औकात, मैं एक स्टेटमेंट बड़ा सोचकर कोट कर रहा हूं कि अक्सर औकात इंसान बचा लीजिएगा, रूल तोड़ दीजिएगा, कानून तोड़ दीजिएगा, लेकिन कानून को बचाने के लिए इंसान को तोड़ देना, ये कम से कम मेरे फ्रेम ऑफ माइंड की बात वो नहीं है। सो रिसोर्सफुलनेस, कॉन्टैक्ट्स, हार्ड वर्क, ये ट्रेडिशनली फाइन, एक रवायती तौर पर चीजें रिक्वायर हो सकती हैं, बट इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो आपको मैं ये चीजें ऐड अप करवा रहा हूं, इनको बेशक आप एड ऑन्स के तौर पर पिक कर लो, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एड ऑन्स एंड यू कैन नॉट इग्नोर एनी वन ऑफ दीज। नाउ अब एक बड़ी अहम गुफ्तगू वो हमारी शुरू हो रही है कि व्हाट स्किल्स आर बीइंग इम्पार्टेड टू बिजनेस ग्रेजुएट्स, ठीक है। यू योरसेल्फ अ बिजनेस ग्रेजुएट, अगर आप अपना सेल्फ इमेज भी देखो तो मे बी इसमें से बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर छिलकती हुई नजर आएंगी। व्हाट स्किल्स आर बीइंग इम्पार्टेड टू बिजनेस ग्रेजुएट्स, वो कहता है कि लॉट ऑफ एफर्ट इज मेड टू इम्पार्ट एंड एक्वायर नॉलेज बाय बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी है और आपकी जात भी है, ठीक है। सो नॉलेज पर मेजर फोकस रहा, और वहां पर जो नॉलेज की बेसिक डेफिनेशन थी, इट वाज नॉट एक्सपीरियंस और इट वाज नॉट मच टॉकिंग अबाउट एक्सपोजर, इट वाज रादर मोर रिलेटेड टू एजुकेशन अलोन। सेकंड, फोकस रिमेन्स ऑन कंप्लीटिंग अ प्री डिजाइन्ड कैरिकुलम, ठीक है। एक डिफाइंड कैरिकुलम बता दिया गया और उसी कैरिकुलम को लकीर के फकीर की तरह वो आपको फॉलो अप करना है। तब्दीली इन द कैरिकुलम नहीं होगी, तब्दीली इन डिस्कशंस नहीं होगी, तब्दीली इन सिनेरियोज नहीं होगी। सो दैट बेसिकली क्रिएट्स व्हाट, दैट बेसिकली क्रिएट्स स्टैग्नेशन, एक स्टेटस को वो क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस नॉलेज बेस इज मेजर्ड ऑन ट्रेडिशनल पैरामीटर ऑफ टेस्टिंग मेनली। अब वो जो पैरामीटर हमने पिक किया, जो आपका इवैल्यूएशन का पैरामीटर था, असेसमेंट पैरामीटर था, वो बेसिकली क्या था जी, क्विज़ेस, एग्जामिनेशंस एंड इवैल्यूएशंस आपकी किन बेसिस पर हो रही हैं। I have seen many people with very high CGPA performing very poor in organizational context, and I have also seen some people with low CGPA, relatively low CGPA, I'm not saying disastrous CGPA, but relatively low CGPA, but they are doing very fine jobs in organizations, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये ठहरा कि हमारा जो इवैल्यूएशन का पैरामीटर है उसको भी कहीं ना कहीं रिवाइज होने की जरूरत वो है। नेक्स्ट, a reasonably good basic computer literacy, ये एक बिजनेस ग्रेजुएट से डिमांड की जाती है और वो होनी चाहिए। आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में वो पता होना चाहिए। यू शुड बी नोइंग कि जी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कैसे ऑपरेट करता है, आपको यू शुड बी नोइंग कि ईआरपी सिस्टम्स कैसे ऑपरेट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें रीजनेबली गुड बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी वो होनी चाहिए, लेकिन उस बेसिक से बियॉन्ड भी अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी स्किल्स को बढ़ा सको तो दैट इज लाइक फॉर योर ओन बेनिफिट। अब जो गैप्स आइडेंटिफाई हुए कि जो ट्रेडिशनली हमारे पास सिनेरियो आ रहा था, ट्रेडिशनली जो बिजनेस ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, उसके हवाले से जो बेसिक गैप्स अब आइडेंटिफाई होने शुरू हुए, वो गैप्स क्या थे? फोकस रिमेन्स ऑन, focus not just remains but it remained as well on degree instead of competence building, ठीक है। competence वो बैकग्राउंड में चली गई
और सिर्फ ये देखा गया कि जी डिग्री हासिल होनी चाहिए, कोर्स पास होना चाहिए, ग्रेड आना चाहिए। आप उसमें लर्न क्या कर रहे हो, आपका अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड क्या था, आपने अपनी सेल्फ एफर्ट कितनी की है, आप कितने प्रोएक्टिव थे, ये सब चीजें आप पसे पुश डाल देते हो। ठीक है, सो रादर बीइंग प्रोएक्टिव, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर ओनली रिएक्टिव। ओके, रादर देन taking up the responsibility, they are always trying to find the chance to put the blame on others. Okay, so ये बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं। जैसे हम मैनेजर्स की टाइप्स की बात करते हैं कि we have got two sets of managers, some are omnipotent and some are symbolic. ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स भी मेरा ख्याल है कि some are omnipotent and some are symbolic. ठीक है, सिंबॉलिक जाहिर है कि वही होगा कि जो हर वक्त ब्लेम और क्लेम दूसरों पर डालने को भाग रहा है, जबकि ओमनीपोटेंट का जो स्टाइल होगा वो ये होगा कि वो प्रोएक्टिव होगा। ठीक है, सो फोकस जो था, जो मेजर कोर गैप्स हमने आइडेंटिफाई किए, वो फोकस सिर्फ डिग्री की हद तक रह गया। कंपिटेंस को बिल्डअप करने की जो कैपेबिलिटी थी वो कम होनी शुरू हो गई। और उसमें अगेन आपका अपना पर्सनल जो इन्वॉल्वमेंट है, माइंड यू कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी फोरम पर जाके ये क्लेम शायद नहीं कर सकोगे कि आपको बताया नहीं गया था। आपने खुद जानने की कोशिश कितनी की थी, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा सेशन टाइम यहां पर खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। सो टिल देन, खुदा हाफिज।